हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। पर मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि ये एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए और आप किन किन चीजों को लेकर प्रिपेयर होने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023, जो कि ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 होने वाला है। आप लोगों का सिलेबस लोगों को जानने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कंप्लीट सेल्फ स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, AIB 18 सॉल्व पेपर करना है आप लोगों को। तो मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ में जो ऑल इंडिया प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। चलो कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ मैं आप लोगों के। अब देखिए, ऐसे है कि आप लोगों को मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना है कहीं पर भी, किसी भी स्टेट में, तो आपको अपना एनरोलमेंट तो कराना पड़ेगा, है ना। कच्चा सनद का कॉपी आप लोगों के पास तो आ ही गया होगा, करेक्ट बात है ना। आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपके 10 मार्क के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो ये बैरक तो आपके पास होनी कंपलसरी है। आईपीसी से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। और उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको बता रही हूं मैं यहां पर, सीआरपीसी को देखिए आप, सीपीसी को देखिए, दोनों 10 के बनने वाले हैं। एविडेंस एक्ट 8, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जिसको हम आर्बिट्रेशन एक्ट कहते हैं 4, फैमिली लॉ 8, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर अगर बीसीआई ने आप लोगों को, देखो आप कौन से कॉलेज से, बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं, एफिलेटेड है या नहीं, ये चेक कीजिएगा, वरना आप तो फॉर्म तो भर देंगे, भर भी दिया होगा, पता नहीं क्या किया होगा। कल आप लोगों के फॉर्म की लास्ट डेट है, आप लोगों को एक्सटेंशन मिला है, तो उसका बिल्कुल आप आनंद उठाइए और अपने फटाफट से कर लीजिए। हम सोचते हैं कि यार नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, ये साल छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा, बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग मेथड। ओके, कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल लैंड एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये आपकी सिलेबस जो है ये कंप्लीटली आपके सामने है। तो आप लोगों को किस तरीके से काम करना है ये तो आपका चॉइस है। ठीक है, चलिए। अब आपका जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ 18। ये नोटिफिकेशन में आप लोगों को बताया गया था कि जो भी कैंडिडेट्स है, 29 ऑफ अक्टूबर 2023 आपके जो एग्जाम्स है उसको शेड्यूल कर दिया गया है। आपके फॉर्म को फिल करने की डेट एक एक्सटेंड कर दी गई है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा। 3.5 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। 45 मार्क्स आप लोगों को लेना है कंपलसरी। मैं आपको बता दूं कि पहले 40 मार्क्स पासिंग हुआ करती थी, अब 45 मार्क्स पासिंग है। तो देखिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगर आप कौन से स्टेट से हैं, कौन सी भाषाओं में आपको एआईबी पेपर आने वाला है, ये भी आपको मैं रिवील कर दूंगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एआईबी के स्टूडेंट्स को मालूमात होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो बैरेक्स है वो अलाउड है, पर उसमें कमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए। और जो लेटेस्ट नोट्स है, जो आप बोलते होंगे कि लेटेस्ट नोट्स बना के जाएंगे, तो आप लोग वो बैरेक्स लीजिए जो अभी लेटेस्ट है। 2019 की पहले वाली बैरेक्स बिल्कुल मत लेना। बैरेक्स वो लेना जिसमें शेड्यूल्स होने जरूरी है। एआईबी के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को शेड्यूल से भी पूछे जाने वाले हैं, सो बी रेडी। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत ही जेंटलमैन ट्रिक है ये। आप क्या कीजिए ना, कोई बैरेक्स न्यू लेने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट्स निकालिए, बस खत्म हो गया।
आप अपने साथ पेंसिल इरेजर लेके बैठिएगा, मार्क कर रहा है, क्योंकि कोई कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप लोगों को पेपर लेने के बाद में ऐसे चेक किया जाता है कि आपकी बैरिक क्या है। ठीक है, तो बैरिक्स के अलावा बेटर है प्रिंट आउट्स लेके जाओगे, जो जेरोक्स प्रिंट आउट्स है बिल्कुल अलाउड है। और वो आप लोगों को एक और आइडिया देती हूँ, जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स हम लोगों के बैरिक्स का इंडेक्स होता है, उनकी कॉपीज आप अलग से लेके जाना। ठीक है, आपने देखा ना, यहाँ पे मैं आपको फिर लेके जाती हूँ। देखिए कितनी है, 19, कितने आपको इंडेक्स निकालने हैं, 19 इंडेक्स निकालने हैं, दैट्स ऑल। और इस इंडेक्स से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, वो आप क्या कर पाएंगे, डायरेक्टली मार्क कर पाएंगे। आपकी आंसर शीट की होगी, मैं आप लोगों को आंसर शीट की भी दिखाऊंगी कि कीज में हम लोगों को राउंड मार्क करना होता है, ब्लैक पेन से करना होता है, नो ब्लू पेन इज अलाउड, वहां के आपको पढ़ने हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस बिना पढ़े ही वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, राउंड मार्क करना है, टिक करना नहीं। की जो है आप लोगों को कीज में राउंड मार्क करना है, नॉट अलाउड विद ब्लू पेन, अलाउड विद अ ब्लैक पेन। ओके, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको डॉक्ट्रिन्स पूछा जाएगा, मैक्सिम पूछा जाएगा, और आपको लेटेस्ट करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उसकी तैयारी आपको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद जैसे ही आप खत्म करेंगे आपकी आंसर शीट, 10 दिन में आप लोगों को जो कीज है, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप फटाफट से उनको बता दीजिए, और यहाँ पर आपके रिजल्ट्स जब आएंगे तो आप फ्लाइंग कलर्स से पास हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, A intentionally and falsely leads to B to believe that a certain land belongs to A, thereby induced B to pay for it. The land afterwards become the property of A. A seeks to satisfy the sale on the ground that the time of sale he had no title. He will not be allowed to prove what of title. Question of evidence is applicable. डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा गया है। देखिए डायरेक्ट 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 आप क्या करेंगे, ये अगर आपने एविडेंस एक्ट को ठीक से पढ़ा होगा तो सेक्शन नंबर 115 आपको यूं पता होना चाहिए कि भाई दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए आर्बिट्रेशन एक्ट से मैंने आपको वहां पे भी दिखा दिया कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, प्रोटोकॉल कौन सा था 1937 का, 1961 का, ऑल ऑफ द अबव जिसे रिपील किया, तो वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रू एन ऑफेंस। अब आईपीसी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 326 बी पढ़ा होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट के इंडेक्स में जाओगे और ये क्वेश्चन का आंसर आप इमीडिएटली दे पाओगे। चलो, A is at the work to hatchet the head files of kills a man who is standing by. Here if there no want of proper caution on the part of A, his act is, ये कोई ऑफेंस नहीं है, नॉट एन ऑफेंस, ये कोई मर्डर है, कल्पिसाइड है। यहां से तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। आखिरी बार देख लीजिए, नया बिल रिलीज होने वाला है। चलिए, A with an intention of causing Z to be convicted of criminal conspiracy writes a letter in intimation to Z's handwriting, purporting it to be addressed to accomplice in such criminal conspiracy, and puts a letter which he knows the officers of a police are likely to search. A has committed offense under section 192 IPC. फटाफट आप 192 को ओपन करके देख लीजिएगा, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा वहां पर। ठीक है, नाउ सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कौन से केस में किया गया? तो श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया था। अ टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता है, एवरी सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर में आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है। सुंदरलाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा का केस है। ठीक है, देख लीजिए आप इस केस को, करंट अफेयर से पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, चाइल्ड मींस एनी मींस अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 15 इयर्स। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको फैक्ट्रीज एक्ट निकालना है और ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इंडेक्स होगी तो बड़ी चालाकी से आप काम कर लेंगे, है ना। चलिए, now let's go to the next question. What does next question says? Requisites of a valid adoption. No adoption shall be valid unless if a person adopting its capacity and also the right to take in adoption, the person giving an adoption has a capacity to do so, the person adopted is capable of being taken in adoption, the adoption is made in the compliance with her other conditions mentioned in this chapter mentioned under. तो देखो ये सेक्शन नंबर 6 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को लेकर ये डायरेक्ट प्रश्न है
डायरेक्ट 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 है। कहीं ना कहीं अगर अडॉप्शन को लेकर आपको क्लिक पड़ रहा है तो सीधा सीधा आप हिंदू अडॉप्शन एक्ट का बैरक खोलीजिए और सीधा प्रश्न आपके सामने है, उत्तर आप दे दीजिएगा ना। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन, मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो ये 2019 का क्वेश्चन, इस पे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी बैरक होनी चाहिए? लेटेस्ट बैरक होनी चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। तो वॉइड, कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, ऑल द ऑफ द अबाउ। प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इज डिफाइंड अंडर मुस्लिम husband upon his wife by the words either spoken or written or in electronic form in any manner suits of a indigent person। ये तो भी इंडिजन पर्सन तो बहुत गरीब बात है। 33 CPC देख लीजिएगा ऑर्डर, मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स है, मैंने पढ़ा रखे हैं। रेस्ट गेस्ट रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, अगर आपने सेम ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा, मतलब आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई जानकारी नहीं है। The Supreme Court of legislate living wills and the passive enthusiasm subject to certain condition in the case common cause वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का लेटेस्ट पूछा गया है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये पार्ट नंबर 5 एससीसी सुप्रीम कोर्ट का केस है और डायरेक्ट ये पेज नंबर 1। तो क्या आप वहां पे ये क्वेश्चन कहां पे ढूंढेंगे कि कौन से बैरक से मिलेगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? सोचो जरा। चलिए, आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अ पेशा विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स। 303 डायरेक्टली, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्ट में बोला था डॉक्ट्रिन्स पूछे जाएंगे। देखो आपको डॉक्ट्रिन्स है आपके सामने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट टू नो द एंटीसिपेट। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इन द प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शन। अरे प्रियम्बल का तो रट्टा होना चाहिए। अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे जजेस आपको इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि चलो प्रियम्बल बताओ क्या है। अंडर सेक्शन 82 ऑफ इंडियन आईपीसी, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 17 7 years of course. R. Dudley versus Stephenson stands for the principle killing an innocent life to save his own, not in defense and necessity cannot be pleaded as in defense against the murder. अब मैं आपको बता दूं, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 2005, देखो ये 2000 आप बोल रहे हो कि मैम आप 2019 की बैरक पूछ रहे हो, यहाँ पे 2005 की बैरक से पूछा गया है। तो क्या मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लेटेस्ट बैरक्स खरीदो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 2005 की बैरक्स मत खरीदो, ठीक है। जॉइंट हिंदू लॉ गवर्न बाय मिथिक्शरा लॉ कन्फरिंग द डॉटर co-partnership status by substituting a new section for सेक्शन नंबर 6। अब देखो ये अमेंडमेंट से पूछा गया है। अगर आपके वहां पर अमेंडमेंट्स को लेकर न्यू डायरेक्ट होगी तो सीधा सीधा आप आंसर कर पाओगे। सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट किसको रिलेट करता है? कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1988। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको आप देखेंगे ना इंडेक्स से लेके आप डायरेक्टली मार्क करेंगे। What is the limitation period for applicable to the three forums in entertaining a complaint under Consumer Protection Act? Second year from the date of which the cause action has been arising. 3 years पूछा गया है, 5 years पूछा गया है, 4 years पूछा गया है। तो second year is a correct answer. The unilateral model law rules do not become a part of arbitration act so as to become a constraint to provisions act in the case of Union of India versus Indian Charge, Limited. According to section 7(4) of arbitration conciliation, arbitration agreement is in writing if it is contained in, तो देखो, a document signed by the parties, execution which provide a record of the agreement and exchange of the statement of claim, defense, existence of the agreement is alleged। तो ये सारे के सारे इसमें है। तो सेक्शन नंबर 7 डायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा 7 का 4 निकालोगे इंडेक्स से और वो पेज नंबर से आप सीधा आंसर को एकदम से टिक नहीं करना यार, गोल मारना। Waiver of the right to object deviance from the arbitration agreement is mentioned under dash of section number arbitration proceedings act के section number 4 से पूछा गया है। The plea bargaining is applicable in respect of the offense punishment of the imprisonment for a plea bargaining को लेकर तो CRPC के अंदर कोई पढ़ता ही नहीं है, कहां पर भी सिखाया नहीं गया है मुझे लगता है। तो 7 years इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो उत्तर प्रदेश में तो ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत पूछा जाता है। फ्रॉम अ प्लेन रीडिंग सेक्शन 195 CRPC, देखो प्लेन रीडिंग से पूछा गया और उसके ऊपर आपको केस लॉ पूछा जा रहा है। तो ऑपरेशन एट द स्टेज व्हेन द कोर्ट इंटेंड टू टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर 191 190 का 1
CRPC, it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an FIR which discloses a cognizable offense. In other words, the statutory power of police to investigate under the court is not in any way controlled or circumscribed or subscribed by the section 195 of CRPC. It was at the Supreme Court. कौन से केस में ये पूछा गया था? देखो एक्चुअली इसका केस का नाम है राज सिंह वर्सेस स्टेट, लेकिन स्टेट ऑफ पंजाब में पूछा गया था। 1998 का ये क्वेश्चन था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इस बारे में पता भी होगा कि नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई एम आई सेइंग? क्योंकि देखो अभी आपको सेक्शन तो पता है, इंडेक्स तो ढूंढ लोगे, लेकिन इस साइटेशन को कहाँ ढूंढोगे? साइटेशन यानी केस लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट साइटेशन पूछी गई है। अनुरुद्धा बसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 10th of January 2020 relates to a challenge under Article 32 of the Constitution, issuance of the appropriate writ के बारे में पूछा गया है for setting aside the orders of the government which modes the communication includes the internet has been shut down in Jammu and Kashmir। इसको लेकर तो बहुत कुछ बताया गया था, no need for me to answer this। Section 66A of Information Technology was struck down on Article 19(1) का A read with Article 92 in the case of Shreya Singhal versus Union of India का केस था। कहाँ ढूंढोगे यार? कहाँ कहाँ कहाँ? This is what I'm trying to say. Article 145 का 3 of Indian Constitution, minimum number of judges who are set to the purpose of deciding any case involving a substantial question of law interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference। अरे आर्टिकल 143 5 जजेस जो होती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। किससे नहीं पता होगा? पता तो होना ही चाहिए। व्हाई नॉट? आई वुड से व्हाई नॉट। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, जीरो कूपन बॉन्ड मींस अ बॉन्ड। आपको इनकम टैक्स एक्ट में जाना है, जीरो कूपन को निकालना है, जिसमें आप देखेंगे कि 1st day of June 2005 को लेकर बताया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ नो पेमेंट टू द बेनिफिट रिसीव और रिसीवर बिफोर अ मैच्योरिटी, रिडम्पशन फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर with the central government may by a notification in the official gazette specify in this behalf the all of the above is the right answer। now provisions relating to GST को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 101st एक्ट 2016, फिर उसके बाद में सेकेंड पूछा गया है और 84 पूछा गया है, 77 पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन आपके यूनिट। अब यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये सारे के सारे आता है क्योंकि ये कंक्लूड करता है लिबरलाइज लोकस स्टैंडी, द प्रोसीडिंग्स आर नॉन एडमिसिबल, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स आर लिबरलाइज्ड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पता है तो कोई बात ही नहीं है। The petitioner, a professor of political science, who had done a substantial research and are deeply interested in ensuring the proper implementation of constitutional provisions, challenged the practice followed by the state of Bihar and nothing implement a number of ordinance without, challenges the practice followed by the state of Bihar, reformulating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner as a member of public was not sufficient interest are maintained। A petition under Article 32 relates to the case of Dr. D.C. Wadhwa versus State of Bihar, AIR 1987 का केस था। Whether legal wrong or legal injury is caused to a person or to a class of a person by a reason of violation of constitutional or legal right or any burden imposed on the contravention of any constitutional legal provision or without authority of law, legal wrong or legal injury, legal burden is certain and such person or a determinate class of person by the reasons of poverty, helpless or disability or socially or economically disadvantaged position unable to approach to the court for the relief, any member for the public can maintain an application for an appropriate direction order in writ high court, article 226 of the in case of breach of fundamental rights of such person and determine the class of person in this court, article 32 seeking a judicial redress for the legal wrong or legal injury cause such person to determine the class of persons, Justice Bhagwati in case of SP Gupta versus Union of India। Now see this, after reading the case, after reading the question, आपने देखा होगा कि इतना लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अगर आप आर्टिकल 226 में डायरेक्ट जाके इसको देखोगे तो यू विल गेट दिस आंसर वेरी वेल। Okay, imposition of compensatory cost in respect of false and vexatious claim defense is dealt under section 35A of the CPC. Which of the provision of CPC deals with substituted service? Order 5 Rule 20 अगर नहीं पढ़ा है ना तो आप इसको जी बढ़ के पढ़ लीजिए, क्योंकि CPC आगे चल के आपको बहुत सारा पैसा देने वाला है। According to Environmental Protection Act 1986, environmental pollutant means solid, liquid, gaseous substance, जो फर्स्ट आपको कह रहा है ओनली गैसियस सब्सटेंस के बाद में कह रहा है, फिर ओनली सॉलिड लिक्विड गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन एज मे बी।
अब ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है? डायरेक्ट होगा, सीधा सामने से आपके पास इंडेक्स होगी, सामने से आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज द jurisdiction with reference to wildlife protection, scheduled tribes and traditional forest dwellers rights to act 2006, the public liability insurance act 19। तो both A and B, wildlife protection act, scheduled tribes and scheduled forest developers। देखिए आपको कैसे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे गए, है ना? Any attempt to acquire a sensitive information such as users name, passwords, credit card details, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो आया था इट वाज वेरी वेरी टफ, और ये क्वेश्चन जो है ये 2022 से पेपर से पूछा गया है। फिशिंग इज द राइट आंसर। ओके, इसको लेकर अगर डिटेल जानना चाहते हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर डायरेक्ट। अभी देखो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से आया है। अगर आप इंडेक्स में देखोगे इंडेमनिटी कहाँ है, तो बस सेक्शन 124 को यूं ही आंसर कर लोगे। Peak versus Gunen, famous case related to fraud. Which provision is a criminal procedure deals with the procedure to be adopted a magistrate to recover confessions and statement? 164 के बारे में नहीं पढ़ा कि क्या होता है? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है ना 164 के स्टेटमेंट में क्या होता है? आप बताएं मुझे। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, सेक्शन डैश। अब अटैचमेंट आप इंडेक्स में देखोगे, आपको सीआरपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 83 डायरेक्ट मार्क करोगे, सोचना ही नहीं है यार। अंडर 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी देखो ये 70 क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन से पूछा गया है। लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू एनी gratuitously such other person enjoys the benefit thereof, the later is bound to make a compensation to the former in respect of or to restore the thing so done deliver, the principle is known as। ये कौन सा प्रिंसिपल पूछा गया है? तो ये क्वांटम मेरिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सेक्शन 70 से पूछा गया है। एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आंसर इज ए। ओके, अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट द एक्सप्रेस लैंड इंक्लूड्स तो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड। ये क्वेश्चन है ना 2019 में पूछा गया था, मैं आपको बता दूं। थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच, ऑल ऑफ द अबव इज द right answer। Temporarily occupation waste arable land procedure when difference as to the compensation excess is provided, section 35 of land acquisition act। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि आपको ये टेम्पररी ऑक्यूपेशन भी पूछ रहा है, लैंड रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और थोड़ा सा सीपीसी में भी कंफ्यूज कर रहा है। तो आप डायरेक्ट होगी तो डेफिनेटली इस आंसर को जो इंडेक्स होगी वहीं से कर लोगे यार। अंडर द पेटेंट्स एक्ट ऑफ द विच फॉलोइंग इज नॉट पेटेनेबल, मेथड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन, टोपोग्राफी एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ऑल ऑफ द अबाउट इज नॉट पेटेनेबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बर्पी। The Supreme Court invoked the principle of transferable constitutionalism is a case of नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का लेटेस्ट करंट अफेयर से पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो सुप्रीम कोर्ट की केस लॉ इसमें से उन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिसाइड किया था। चलिए, द प्रोविजन ऑफ आईपीसी कोड अप्लाइड टू द ऑफेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। वन मिनट। Any citizen of India in any place without beyond India, any person on any ship, aircraft registered in India, wherever it may be, any person in any place without any beyond committing the offense targeting the computer resource located in India। तो all of the above डायरेक्ट आईपीसी से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। तो देखिए आप आईपीसी प्रोविजंस पे अप्लाई ऑफेंस कहाँ पे कमिट हुआ है। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ मनी under dash law does not include currency held under the numismatic value। लेटर ऑफ क्रेडिट में तो आता है, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक में भी आता है। मनी की बात की जा रही है। 279 ए जीएसटी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड। अरे कॉन्ट्रैक्ट का बुक निकाल दे लो, इंडेक्स में ही दिखेगा कि कहां पे किया है, सेक्शन 2 के एच में। Among other things, the function of Bar Council of India includes the lay down standards, professional conduct equitable of advocates, Advocate Act section number 7 डायरेक्ट दिखेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस अबॉट पेरी, व्हाट आर द 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। अभी देखो ये 7 लैम्प्स पूछे गए हैं, तो आप जस्टिस पेरी को कहां ढूंढने वाले हो जरा सोचो। इसीलिए करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत 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 ऑनेस्टली, करेज, इंडस्ट्री, विच, एक्लुएंस, जजमेंट एंड फेलोशिप, ये सारा का सारा इन्होंने अपने जजमेंट में कहा था एडवोकेसी को लेकर। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी 3, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने 12th 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, वैसे लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है।
Association of company in relation to other company means a company in which other company has a significant influence but which is not subsidiary company of the company having such influence includes a joint venture company. अब association of company को लेकर अगर companies act आप देखेंगे तो उसमें ये आपको directly समझ में आएगा. Vis major means act of God. कहाँ से ढूंढोगे ये? कहाँ से ढूंढोगे? Act of individual, act of other party, act of plaintiff. This is an act of God. तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है. देखो मैंने आपसे कहा था ना शुरू में ही डॉक्ट्रिन्स पूछे जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डॉक्ट्रिन ऑफ द स्टेट इन लॉ, टॉट का मतलब क्या होता है? अब ये लॉ ऑफ टॉट से क्वेश्चन नहीं है आपको, लेकिन क्लासिकल डॉक्ट्रिन को लेकर जो पूछा गया है, एक्ट इज अ सोवरेन पावर ऑफ अ कंट्री दैट कैन नॉट बी चैलेंज, कंट्रोल, इंटरफियर विद द म्युनिसिपल कोर्ट्स. ठीक है. In tort, all persons who aid a counter, direct a joint, a committal of wrong act are known as joint tortfeasors. ये abettors, tort holders common, tort holders in common. अब ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट टॉट से पूछा गया है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन उसको पढ़ा होगा तो ही तो पता होगा ना यार. चलिए, सेक्शन 105H ऑफ सीआरपीसी. अभी देखो 105H पढ़ा है क्या? डायरेक्ट आप लोगों के इंडेक्स में दिया गया है. फॉर फीचर और प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस. डिक्री होल्डर का मतलब क्या होता है? जिसे हम डीएच कहते हैं. जजमेंट डेटर और डिग्री होल्डर के बारे में ऑर्डर 21 को नहीं जाना तो फिर सीपीसी तो नहीं आएगा. एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड, एन ऑर्डर ऑफ केपेबल एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड. अ पर्सन हुज डिक्री हैज बीन पास्ड, एन ऑर्डर ऑफ इनकेपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, जो कि सिटीजन की बात करता है, नेक्स्ट कॉर्पोरेशन की बात करता है. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, को पर्सनरी राइट एक्ट पर मैन, इनहेरिटेंस राइट्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम द पेरेंट्स at par with her brothers, inheritance of self-acquired agriculture, a diseased, उसके बाद में all of the above is the right answer. Section 25 of Hindu Marriage Act क्या प्रोवाइड करता है? परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस. 70 आप देखेंगे, हिंदू having a living with her children and all the children had brought up by her without any assistance and help of the husband for many years. The wife entitled to separate residence and maintenance under section 18 का 2 of डायरेक्ट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से क्वेश्चन है क्या? देखो नहीं, सेपरेट रेसिडेंस के बारे में पूछा गया है तो उसके लेकर तो पढ़ना पड़ेगा ना. सोचो सोचो, है ना. Provisions regarding the suits and alien upon the CPC is dealt under 83. डायरेक्ट क्वेश्चन है. कोर्ट अंडर सीपीसी 1908 ऑर्डर 21 रूल 46 गार्निशी ऑर्डर नहीं जानते हो तो मेरा ऑर्डर 21 का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, देख लीजिए. ऑर्डर 35 सीपीसी सेक्शन नंबर 88 इंटरप्लीडर सूट, दोनों मिला के इंटरप्लीडर सूट के बारे में कहा है. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स केस ओलियम गैसली. एके कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू लाइक्लीहुड ऑफ बायर्स. Judicial control of delegated legislation may be exercised on the ground of doctrine of ultra vires, Malafites, exclusion of judicial review, all of the above. The principle of res judicata deal क्या करता है? Section number 11, ये तो आपको पता ही होना चाहिए. 14 of CPC deals with presumption as to the judgment of High Court. A residing in Delhi publishes in Kolkata statement of defamatory of B. B may sue to A in either Kolkata and Delhi. ये तो मेरे students को यूं पता होगा. A is an accused of waging a war against the government. Okay. Of India by taking a part in the armed insurrection in which a property is destroyed, troops and attack of ghouls are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming a part of general transaction, though A may not have been present at all of them. Under इसमें IPC कौन सा आता है? कौन सा आता है Indian Evidence Act में? Same transaction. Section number 6. Section 110 of Indian Evidence Act किस में डील करता है? Burden of proof. आपको पता है ना, ओनरशिप होता है. 113 डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा ये मिलेगा. 13 आपको पेज नंबर निकालना है और सीधा इंडेक्स के थ्रू आपको यहाँ पे जंप करना है. प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन. और क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी रुपीज 10,000. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रेलेवेंट अंडर एविडेंस एक्ट? द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम money. D to C, A's presence of fearing. I advise you to trust A for he owes 10,000 rupees. A went away without making any answer to all of the above. So much of such information, whether the amounts of confession or not, relates to the distinctly in fact discovered by the police may be proved under section 27. Direct question पूछा गया 27 को लेकर. When the court has to form an opinion under the point of foreign law, science of art as to handwriting of finger impression, the options upon the point of person specifically skilled in the foreign law, science or art, the question or to identify handwriting the relevant facts, this is under the evidence of 45.
इंडिया द भारत शल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अरे यार, भारत और इंडिया को लेकर क्या चल रहा है आप तो सभी जानते ही होंगे। एमसी मेहता केस को लेकर स्टडी बिल्कुल करके जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन द एस्केप ऑफ toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all of those are affected by the accident, and such liability is not subject to any exception which operate with the tortious principle of strict liability। तो एमसी मेहता का केस बहुत बार पूछा गया, आपने तो देखा ही है। mere illegality to strike down does not as per the अनजस्टिफिकेबिलिटी। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या कहा था? गुजरात स्टील ट्यूब्स के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा जजमेंट दिया था। A workman agree by the order of dash may directly application to a labor court tribunal adjudication of dispute, and the court is empowered to adjudicate such dispute. It may be referred it by an appropriate ground to dismissal, discharge, retrenchment or otherwise टर्मिनेशन ऑफ अ सर्विस। तो ये वर्कमैन से पूछा गया है, जो कि लेबर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लेबर लॉ तो पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफेंस अंडर सेडिशियस वॉज? तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, ये सारे के सारे केसेस इसके बारे में सेडिशन को लेकर बोल रहे हैं। अब तो 2023 बिल में देखना क्या होता है। डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरीच द रिलीजियस फीलिंग इन एनी क्लास इंसल्टिंग अ रिलीजियस बिलीफ एन ऑफेंस अंडर 295A। अब देखो इसमें भी क्या मजा आने वाला है। 29 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीआरपीसी को लेकर। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सी सेंटेंस पास कर सकता है? डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, टर्म एक्सीडिंग, तो ऑल ऑफ द अबव। पार्लियामेंट में भी एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 323A डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। चलिए, The Bar Council of India has to lay down the standards of professional conduct equitable for the Advocate Act। डायरेक्ट क्वेश्चन है। एडवोकेट एक्ट को आप क्या करोगे? 1961 का बैरक खोलोगे, सामने ही है। सेक्शन नंबर 7(1)(b)। अकॉर्डिंग टू 49 ऑफ एडवोकेट एक्ट, आई एम सो सॉरी यार, Advocates Act 1961, the Bar Council of India has to power to make rules। तो ये सारे के सारे qualification for membership of Bar Council of disqualification for such membership, the class or a category of a person entitled to enroll as an advocate, very 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 important है। प्लीज 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 पढ़ना, क्योंकि एडवोकेट एक्ट के बारे में नहीं जानते तो कोई फायदा नहीं है। आपको पता है बीसीआई क्या अप्रूव करती है? The standard of legal education to be observed in universities in India and the inspection of universities for all of the above. XYZ jointly promised to pay A an amount of rupees 50,000. Subsequently, XYZ become untraceable. A compels Z to pay A can under सेक्शन 43 का पैरा नंबर 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सेम पर्पस अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है, तो बस आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकालना है। आपको हिंट मिल चुकी है, बेलमेंट को लेकर पढ़ लीजिएगा। 14A इंसर्टेड एसआरए को लेकर क्वेश्चन है, और देख अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है। पैरक के अंदर अमेंडमेंट होगा तो कहीं पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एंगेज एक्सपर्ट्स, सेक्शन 265A 265। अब देखो है ना, ये प्ली बार्गेनिंग को लेकर फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था उत्तर प्रदेश के जुडिशियल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, महाराष्ट्र में पूछा जाता है, तो इसको तो आप प्ली बार्गेनिंग को बिल्कुल देखे जाइएगा, और मेरा तो वीडियो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर इज डेल्ट अंडर सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हैबिचुअल ऑफेंडर को लेके पूछा गया है, तो नो पीएचडी एंड नो साइंस इन द क्वेश्चन यार, वेरी इजी क्वेश्चन था, और 100 के 100 क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिए। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर इंडेक्स के जेरोक्स पक्का पक्का लेके जाइएगा। आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन इंडेक्स से ही मिल जाएंगे, और उसके बाद में आप पेज नंबर्स होंगे ना, फ्लैप्स लगा के जाइएगा, आपके बैरक के ऊपर फ्लैग्स होंगे। आपको मैं एक और सजेशन देती हूँ, 7&1 का बुक खरीद लीजिए, जिसमें आपके मेजर एक्ट्स का कवर हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने आपको कितने इजी वे से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है विदाउट, और मैंने देखो 40 मिनट्स के अंदर आपको तो 3.5 घंटे, मैंने तो 40 मिनट्स में आपको पूरा 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 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया विदाउट एनी डाउट्स। आप लोगों को अगर कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछ लीजिए, प्लीज 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 प्लीज। ये जो मैं कह रही हूँ आप लोगों को, सिलेबस पैटर्न क्या होगा मैंने आपको दिखा दिया, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और कंप्लीट सेल्फ स्ट्रैटेजी बनाइए। नो नीड ऑफ पेइंग द बिग अमाउंट, पीडीएफ्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों को जो बोल रहे हैं कि हम आपको ये एडवाइस देंगे कैसे करना है, ये करना है, तो दैट्स ऑल योर चॉइस। तो मेरी तो सजेशन होगी 2023 की प्रिपरेशन जबरदस्त कीजिए,
ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं कह रही हूँ आप लोगों से, कोई डिफिकल्टी है, मेरे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इनबॉक्स में मिल जाएगी। और अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए। चलिए बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।